हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बैचेस लॉन्च्ड बाय 7 स्टार पाठशाला। मैं डेली आप लोगों को ये चीज बताती हूँ और आज फिर बता रही हूँ। दिल्ली पुलिस 2025, एसएससी जीडी 2026 और चंडीगढ़ पुलिस 2025 के लिए बैचेस लॉन्च किए गए हैं बाय 7 स्टार पाठशाला। कोर्सेज के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोर्सेज काफी अच्छे हैं, बेसिक से एडवांस की आपको तैयारी करवाई जाएगी। फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, नोट्स की पीडीएफ है, डाउट सेशंस आपके लगवा दिए जाएंगे। ये सारे कोर्सेज अवेल करने के लिए आपको 7 स्टार पाठशाला की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद सिलेक्शन बैच पर क्लिक करके जो भी पर्टिकुलर बैच आपको चाहिए, चाहे दिल्ली पुलिस का हो या फिर चंडीगढ़ पुलिस का हो या फिर एसएससी जीडी का, जो भी पर्टिकुलर बैच आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करके अपने आप को क्या करा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये तो गई रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्सेज। अब आगे चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स पे। आप सबसे पहले देख सकते हैं भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन। लॉन्च ऑफ द भारतीय भाषा अनुभाग किस लिए लॉन्च किया गया है? भारतीय भाषाओं को, नाम से ही पता चल रहा है किसको, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। क्या होता है नॉर्मली हमारे पास क्या शिकायतें आती है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास क्या शिकायतें आती है कि हम अपनी मातृभाषा में ही क्या करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, हम मातृभाषा में ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं हो पाता है। यदि आप, हम यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे बात की जा रही है। यदि एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट की तरफ बात पहुंचानी है, जैसे राजस्थान से कर्नाटक की तरफ बात पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचेगी? राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या है, राजस्थान में क्या चलती है, हिंदी चल रही है। और कर्नाटक की जो राज्य भाषा है वो क्या है, कन्नड़ा है एक तरह से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो संवाद किया जाएगा वो किस लैंग्वेज में किया जाएगा, तो वो उसमें बहुत ज्यादा क्या आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, बीच में नॉर्मली संवाद की भाषा क्या बनती है, इंग्लिश बनती है। तो ऐसी चीजों को कैटर करने के लिए, इन चीजों को सुलझाने के लिए हमारे लिए क्या है, भारतीय भाषा अनुभाग बनाया गया है। इसमें देखो होगा क्या, 6 जून 2025 को ये भारतीय भाषा अनुभाग का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य है सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। जो सरकारी कामकाज है वो भारतीय भाषाओं में हो, ना कि इंग्लिश में। ठीक है, नॉर्मली जब हम, मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताया कि जब दो भाषाएं बहुत अलग अलग होती है, दो राज्यों की भाषाएं अलग अलग है, तो हम कनेक्टर लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने भारतीय भाषा अनुभाग बनाया कि इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी, डिफरेंट इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो इसके अंदर होगी और उनका अनुवाद किया जाएगा। जैसे यदि राजस्थान से कन्नड़ा की तरफ हमको कोई कम्युनिकेशन करना है, तो जो राजस्थान में जो लेटर लिखा गया है ना, हिंदी के अंदर मान लो कुछ लिखा गया है, तो वो तुरंत ट्रांसलेट होके कन्नड़ा लैंग्वेज में इसको मिल जाए। ठीक है, कर्नाटका को कहाँ मिल जाए, कन्नड़ा लैंग्वेज में मिल जाए। इस तरीके का काम किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय भाषा अनुभाग के द्वारा किया जाएगा। तो मतलब इससे क्या होगा कि भारतीय भाषाएं ज्यादा बढ़ेंगी आगे और अंग्रेजी का प्रभुत्व क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। 56 करोड़ का बजट 2024-25 में इस योजना पर व्यय करने की बात की जा रही है। सीडेक इसमें क्या करेगा, तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। अब ये जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है, अनुवाद किया जा रहा है, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तकनीकी मदद लगेगी ना, टेक्निकल हमको सपोर्ट लगेगा। तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, सीडेक के द्वारा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भाषा समावेशन को बढ़ावा देती है। मतलब कि लैंग्वेजेस इंक्लूसिविटी, केवल इंग्लिश में बात ना हो, केवल इंग्लिश में कम्युनिकेशन ना हो बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट टू स्टेट या फिर सेंटर टू स्टेट, ये कम्युनिकेशन इंग्लिश में ना हो और भारतीय भाषाओं के अंदर हो सके। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भारतीय भाषा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बात की गई थी कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाने की बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया है, उद्घाटित किया गया है। कई दशकों से शिकायत रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता है। तो इसलिए भारतीय भाषा अनुभाग क्या करेगा, इस अंतर को पाटने की कोशिश करेगा। जो इंग्लिश ज्यादा आगे बढ़ रही है उसको रोक के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को भारतीय भाषाओं में सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। आई होप आपको इसका उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, भारतीय भाषा अनुभाग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
G7 शिखर सम्मेलन, G7 समिट किन के बीच में होती है? ग्रुप ऑफ 7। G7 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। विश्व के जो सबसे 7 प्रभावशाली देश है ना, उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप 7 बोला जाता है। अब इसके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी आती है आप देख सकते हो। ग्रुप 7 का G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7। यह विश्व के सबसे 7 विकसित और औद्योगिक देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। और एशिया का एक कंट्री है जापान। याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अमेरिका और कनाडा तो क्या है? नॉर्थ अमेरिका से है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ये कहां से हो गए? यूरोप से हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हैं। और जापान एक क्या हो गया हमारा? एशिया को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। G7 की शुरुआत की बात करें तो 1975 से हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? वैश्विक आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा मामलों पर चर्चा करना। ठीक है। हर साल किसी एक सदस्य देश में G7 का सम्मेलन आयोजित होता है। अब बात करें 2025 की, तो 2025 में कब आयोजित किया जाएगा? अभी 15 से 17 जून को आयोजित किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है, याद रखना है। लेकिन चर्चा में बहुत ज्यादा रहा था कि भारत को आमंत्रित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस चीज को लेकर चर्चा में रहा था। भारत को काफी लेट इनविटेशन इसमें मिला। ठीक है, इस वजह से काफी चर्चा में आ गया। लेकिन एट द एंड इंडिया को इनविटेशन दिया गया है। ठीक है। कनाडा कनाडा में इसकी क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है। जो G7 का 2025 का जो क्या है सम्मेलन है, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कनाडा में। और कनाडा का आयोजन स्थल कौन सा? कनानेस्कस, अल्बर्टा प्रांत में। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। इस बार की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग इकोनॉमीज दैट बेनिफिट्स एवरीवन। ऐसी इकोनॉमीज बनाना, हर देश को अपनी इकोनॉमी को इस तरीके का बनाना है कि वो सबको बेनिफिट करे। अपने देश में बात कर लो, चाहे तो देश में सबको बेनिफिट करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पे बात कर लो तो हर कंट्री ऐसी, हमारी जो इकोनॉमी इस तरीके की ना हो कि बाकी कंट्रीज उससे नुकसान झेले। जैसा कि आप आजकल टैरिफ से देखते हो ना, ट्रम्प क्या कर रहे हैं? दूसरी कंट्रीज पे टैरिफ लगाने में लग रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी तो आगे बढ़ जाए और बाकी इकोनॉमीज को क्या कर रहे हैं? इससे काफी नुकसान हो रहा है। बल्कि यदि ओवरऑल देखा जाए तो उनकी खुद की इकोनॉमी भी नुकसान में जा रही है इससे। लेकिन वो इस तरीके की नीतियां अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि इस तरह की थीम बनाई गई है इस बार, बिल्डिंग इकोनॉमीज दैट बेनिफिट्स एवरीवन। ऐसी इकोनॉमीज बनाना जो सबको फायदा पहुंचाए, ना कि केवल खुद को। ठीक है। तो ये इस चीज से आप टैरिफ से याद रख सकते हो कि थीम क्या है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको G7 समझ में आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 11th ब्रिक्स संसदीय मंच। 11वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग कंडक्ट हुई है। ये ध्यान रखना है, ये पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग है। ब्रिक्स समिट अलग होती है। ठीक है। ब्रिक्स क्या होती है? समिट अलग होती है। और ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम अलग होता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री फोरम में कौन भाग लेता है? जो हमारी कंट्री की तरफ से जो मंत्री है ना, वो भाग लेते हैं। और जो समिट है, जो एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? शिखर सम्मेलन। जो सबसे सर्वोच्च सम्मेलन होता है ब्रिक्स का, उसमें हमारे देश के प्रतिनिधि में नॉर्मली क्या होता है? प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा उसको नेतृत्व किया जाता है। तो अभी क्या है? 11वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या किया गया? ये पहली बात तो ब्राजील में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों की सराहना की गई, प्रशंसा की गई भारत की आतंकवाद की विरोध को लेकर। ब्रिक्स की बात कर लें। अब देखो फाइनली ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स की जो एनुअल समिट होती है, वो इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फोरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इस न्यूज को लिया गया है कि हम इसके माध्यम से ब्रिक्स के बारे में डिस्कस कर सकें। तो यदि ब्रिक्स की आप लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में 4 ही कंट्रीज थे, तो इसका नाम क्या था? ब्रिक था। ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना 2006 में पहली बार एक मंच पर आए और ये हमारा ब्रिक्स की शुरुआत हुई, जब इसका नाम क्या था? केवल ब्रिक था। 2006 में इसकी स्थापना हुई और 2010 में साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया। इसके बाद ये समूह क्या कहलाने लगा? ब्रिक्स कहलाने लगा। एक एस और ऐड हो गया। ठीक है। 2023-24 में 5 और नए देश ऐड हो गए। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये 5 देश अब और ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। तो अब 2025 की बात की जाए तो ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 10 कंट्रीज हैं। 10 नेशंस है ब्रिक्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है?
विकासशील देशों के बीच सहयोग, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और साझा विकास को बढ़ावा देना। नॉर्मली इस तरीके के जितने भी जो संगठन है उनका उद्देश्य एक जैसा सा होता है, ठीक है। ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की 42% पॉपुलेशन और 30% से अधिक जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफी बड़ा ये संगठन है। आप देख सकते हो जब इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज इसमें आ रहे हैं तो फिर क्या है, पॉपुलेशन तो ज्यादा अपने आप हो जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड की मोस्ट 2 पॉपुलस नेशंस इसका पार्ट है, तो पॉपुलेशन अपने आप ज्यादा हो गई और जीडीपी भी काफी, ये है रशिया चाइना ये सब क्या है, इंडिया काफी बड़ी क्या है पार्ट ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिक्स 2025 की थीम की बात की जाए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिक्स समिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिक्स समिट की बात कर रहे हैं। 2025 का समिट अभी हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। कब होगा, जुलाई में होगा, अभी जून चल रहा है, 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। हमने देखा कि ब्राजील के ब्राजीलिया में ही ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन हुआ है, पार्लियामेंट्री फोरम हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है। और ब्रिक्स की जो समिट होगी वो भी 6 से 7 जुलाई के अंदर 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, समिट होगी, वो क्या कहाँ होगी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगी। आयोजक देश कौन सा होगा, ब्राजील के पास है 2025 की अध्यक्षता। 2025 की ब्रिक्स की जो थीम होगी वो क्या होगी, अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, ठीक है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करना, साउथ साउथ कॉपरेशन, ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन को क्या बनाना, मजबूत बनाना। साउथ साउथ कॉपरेशन क्या है इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो वर्ल्ड मैप पर जो साउथ में जो नेशंस आते हैं ना, जिसमें अफ्रीका आ जाता है, हमारा भारत आ जाता है, और यहाँ की साइड आप देखोगे तो साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे नेशंस किस में आते हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं। तो साउथ में जो क्या है, सहयोग को बढ़ाना, ये किसकी थीम है, ब्रिक्स 2025 की थीम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, भारत पश्चिमी एशिया संवाद। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हो कि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में इस तरीके का एक डायलॉग होता है, फोर्थ डायलॉग हुआ है। पहली बैठक कब हुई थी इसकी, 2019 में हुई थी। भारत और पश्चिमी एशिया में, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये कंट्रीज किस में आते हैं, सेंट्रल एशिया में आते हैं। इनके बीच में और भारत के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच बनाया गया है, भारत पश्चिमी एशिया डायलॉग, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ठीक है। चौथी बैठक कब हुई है, 6 जून 2025 को न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। बहुत सारी चीजों पर इसमें बात की गई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए याद रखने को। क्रिटिकल मिनरल्स पे बात की गई, एक भारत पश्चिमी एशिया के बीच दुर्लभ मृदा फोरम चलता है उसकी बात की गई, इसकी बैठक को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। व्यापार पर बात की गई, वित्तीय लेन देन पर बात की गई, फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ाने पर बात की गई, पहलगाम हमले की निंदा की गई, आतंकवाद से निपटने की बात की गई। तो ये सारी चीजें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन पहली बैठक 2019 में हुई थी और ये वाला एक तरह का डायलॉग चलता है, सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपको ध्यान रखना है। इस बार की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, बैठक एस जयशंकर ने की थी, अध्यक्षता एस जयशंकर ने की थी, याद रखना है, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, जापान में विश्व व्यापार मेला आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड फेयर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय जापान इन 2025। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है देखो, ये वर्ल्ड ट्रेड फेयर है, इसको क्या भी बोला जा रहा है, एक्सपो 2025 भी बोला जा रहा है। जापान में आयोजित एक विश्व मेला है, वर्ल्ड फेयर है, जो कि 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक, काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। ओसाका के यूमेशिया यूमेशिया यूमेशिमा सॉरी यूमेशिमा द्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। आप ओसाका भी याद रख लोगे तो भी काफी हो जाएगा, ठीक है। इसकी थीम क्या है, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर अवर लाइव्स, मतलब हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज की रचना। इसमें भविष्य का समाज आपको पता है किस चीज से रिलेटेड होगा, एआई से, रोबोट से, स्वास्थ्य हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्या क्या नई चीजें हो सकती है, स्पेस के क्षेत्र में क्या क्या नई चीजें हो सकती है। तो इस तरीके की चीजों को क्या किया जा रहा है यहाँ पे, आप कह सकते हैं एक तरीके से दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। 160 से ज्यादा देश यहाँ पे भाग ले रहे हैं, हर देश का अपना पवेलियन है। जैसे भारत की यदि बात की जाए तो भारत का कमल आकार का मंडप आयोजित यहाँ पे क्या है, पवेलियन भारत का है। भारत के मंडप की यदि बात की जाए तो जापान में चल रहे एक्सपो में भारत का मंडप शीर्ष 5 मंडपों में शामिल हुआ है। सुंदर सा मंडप बनाया हुआ हमने अपना, जिसमें की डिजाइन क्या है,
अजंता की गुफाओं की पद्म पानी मुद्रा से प्रेरित है। अजंता की गुफाओं की पद्म पानी मुद्रा, अजंता की केव्स हैं जिनके बारे में कभी और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओ कि अजंता केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है, बताओ अजंता केव्स कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में है इंडिया के, ठीक है। उसके अंदर पद्म पानी मुद्रा है, जिस और कमल के आकार में बनाया गया है, इसी वजह से इसे किसमें बनाया गया है, कमल के आकार में बनाया गया है, ठीक है। इसमें हस्तशिल्प, हस्तकला और भारत के चंद्रयान मिशन की प्रदर्शनी लगाई गई है। पद्म पानी मुद्रा किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मंडप आईजीएनसीए के नेतृत्व में तैयार किया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा इसको तैयार किया गया है, ठीक है। आपको जापान में एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, इतना याद रखना है, ठीक है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चुके हैं। आकाशवाणी सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया का ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं, उसके 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 जून 2025 को अपनी सेवा के 90 वर्ष आकाशवाणी पूरे कर चुका है। आकाशवाणी, इसका सबसे पहले नाम क्या था, भारतीय राजकीय सेवा प्रसारक, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंटल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ठीक है, ये इसका नाम था। इसका नाम बदल के आकाशवाणी कब रखा गया, 1936 में। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 जून, इसी से हम मानते हैं कि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आकाशवाणी इसका नाम बदल के रखा गया, तभी से इसका स्पेशल जो स्थापना दिवस माना जाता है, ठीक है। यह नामकरण भारतीय सूचना प्रसारण और सांस्कृतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। आकाशवाणी की आवाज कई पीढ़ियों तक देश के कोनों कोनों में गूंजती रही है, बताने की जरूरत नहीं है। आकाशवाणी भारत की आधिकारिक रेडियो सेवा है, जिसका पहला प्रसारण 1930 में कोलकाता से हुआ था। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला प्रसारण 1930 से कोलकाता में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, फिलहाल के लिए न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सियोम 4 मिशन काफी चर्चा में है इस वक्त। एक्सियोम 4 मिशन, ये 4 लोग इसके अंदर शामिल है, जिसमें अंदर आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति है, ये काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। किस लिए बने हुए हैं देखते हैं। एक्सियोम 4 मिशन में पहली बार भारत, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या करेंगे, मिशन करने जाएंगे। और ये जो व्यक्ति मैंने आपको दिखाए थे, शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला, वो पहले भारतीय हैं जो कि आईएसएस में शामिल होंगे, और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे, ठीक है। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं, आईएसएस में शामिल होने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स में पायलट हैं। इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन को भी कभी डिटेल में देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको देखिए। एक्सियोम 4 मिशन पर कुल 60 प्रयोग किए जाएंगे, 7 इसरो और 5 नासा के मानव अनुसंधान कार्यक्रम के लिए होंगे। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला क्या करेंगे, पारंपरिक योगासन को भी प्रदर्शित करेंगे। मिशन लगभग 14 दिनों तक चलेगा और शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 550 करोड़ की लागत से मिशन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये मिशन तो क्या है, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है, जो कि क्या है, हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है। काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड ये स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें सामान्य भारतीयों को बीमा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, कैसे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसकी सर्विसेज क्या की गई है, डिजिटलाइज की गई है। इसकी सर्विसेज को डिजिटलाइज किया गया है, जिससे लोग इजीली इसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। अब ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, आयुष्मान भारत को डिजिटलाइज करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। तो न्यूज फिलहाल में किस लिए है कि बिहार जो है ना, बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। तो आयुष्मान भारत में जो डिजिटल मिशन है, उसमें पहला स्थान किसको मिल गया है, बिहार को। ये बिहार की उपलब्धियां हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं और 35,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवर किसके अंदर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत है। नालंदा जिले की बात करें तो अलग से दिया गया है, यहाँ पे इतने आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, लोगों को बांटे गए हैं। 92% से अधिक मरीज अस्पतालों में खुद टोकन के लिए पंजीकृत करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्कैन और शेयर सुविधा का प्रयोग करते हैं। तो लोग काफी डिजिटल सुविधाओं का प्रयोग यहाँ पे
कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, सुरक्षित, समावेशी और सुलभ बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के लिए मतदान किया गया है। सुरक्षा परिषद क्या है? यूनाइटेड नेशन की, मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले वैसे भी बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ही अभी क्या किया गया है? मतदान किया गया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 15 सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 स्थायी होते हैं और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर 2 साल बाद किसी और नए सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो फिलहाल के लिए 5 नए देश चुने गए हैं। बहरीन है, कांगो है, लाइबेरिया है, कोलंबिया है और लातविया है, जिनमें से लातविया जो है पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी देशों का कार्यकाल 2026 से 27 तक के लिए होगा, तो 2026-27 2 साल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लातविया पहली बार बना है, तो यदि क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है कि कौन सा देश पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना, तो लातविया बना। बाकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और एम एस धोनी। रोहित शर्मा और एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है टीसीएल इंडिया का। टीसीएल इंडिया क्या है? एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है जो कि टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी आदि बनाता है। काफी अच्छा, फेमस, रेप्यूटेड ब्रांड है ये, जिसमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सेकंड ईयर के लिए। पहले 1 साल से तो थी और अब वापस से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू कर दिया गया है। अब डेटॉल की बात की जाए तो डेटॉल ने अपनी नई पर्सनल केयर रेंज निकाली है, एक आईसी कूल के नाम से। तो उसके लिए किसको? महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये रेंज क्या करती है? गर्मियों में ठंडक देने वाले उत्पादों पर केंद्रित है। ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल डेटॉल की अब पर्सनल केयर रेंज आईसी कूल का महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। टीसीएल इंडिया का कौन है? रोहित शर्मा है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन, आज के जो करंट अफेयर्स थे वो इतने ही है। आज के करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे सेशन को एंड करेंगे। आप लोगों को करना है जो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करनी है। आंसर दे पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सेशन को जाके वापस से देखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैं जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन पढ़ती जाती हूँ और आंसर बताती जाऊंगी। भारतीय भाषा अनुभाग की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हिंदी को एकमात्र भाषा बनाना चाहता है? विदेशी भाषाओं को पूरी तरीके से हटाना चाहता है? प्रशासन में भारतीय भाषाओं को उपयोग को बढ़ाना चाहता है या फिर स्कूलों में अंग्रेजी को अनिवार्य करना चाहता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टार्टिंग दी भारतीय भाषा अनुभाग? तो इसका उद्देश्य हमने देखा था कि प्रशासन में भारतीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाना, टू इंक्रीज द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन गवर्नेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित होगा? तो हमने देखा कि इसकी अध्यक्षता किसके पास है? G7 की अध्यक्षता है 2025 के लिए कनाडा के पास। थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ब्रिक्स समूह में वर्ष 2024 के बाद से कुल कितने देश हो गए हैं? तो 24 के बाद से अब कितने? टोटल 10 देश हो चुके हैं। जब ये बना था तब इसमें 4 थे, फिर एक और ऐड हुआ, फिर 5 और ऐड हुआ। इस तरीके से टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 10 नेशंस हमारे पास हैं। आगे बढ़ते हैं। जापान में चल रहे एक्सपो 2025 में भारत के मंडप के डिजाइन किससे प्रेरित है? पद्म पानी मुद्रा और अजंता गुफा, ये हमने देखा था। अजंता गुफाओं में जो पद्म पानी की मुद्रा है उससे प्रेरित है हमारा जापान में चल रहा वर्ल्ड एक्सपो 2025 की जो भारत के पवेलियन का डिजाइन है। भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है या तमिलनाडु है? तो हमने देखा था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि आयुष्मान भारत को डिजिटलाइज करना चाहता है, उसमें बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है बिहार के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने वाला देश कौन सा है जो कि पहली बार चुना गया है? जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार अस्थायी सदस्य बना है, तो कौन सा देश है? लातविया है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है लातविया, और इसका कार्यकाल रहेगा 2026 से और 2027 तक। जैसे और बाकी की 4 कंट्रीज भी हमने देखी थी। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर हैं। 10 कैसे हैं? 10 अस्थायी हैं और 5 क्या है? स्थायी है, ये याद रखना है। ठीक है, 5 स्थायी है, ये याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो,
जून 2025 में डिटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली बने, रोहित शर्मा बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, शुभमन गिल बने हैं। तो हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी क्या बनाए गए हैं? डिटॉल की आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और टीसीएल इंडिया के कौन बने थे? रोहित शर्मा बने थे। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होते हैं विद क्वेश्चंस। ये नंबर है आप लोगों के लिए 7 स्टार पाठशाला का ऑफिशियल नंबर है। इस पर यदि आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो कॉल करके पता कर सकते हो। आगे जो मैंने आपको कोर्सेज बताया उससे संबंधित कोई क्वेरी है, यदि और किसी तरीके की क्वेरी आप लोगों की है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यही है, यहीं पे हम इसे खत्म करते हैं। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगले दिन के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस दिन के करंट अफेयर हैं उसी दिन हम उन्हें डिस्कस करें। जैसे 9 जून के करंट अफेयर हैं तो हम 9 जून को ही डिस्कस करें, इवनिंग टाइम तक डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसे 10 जून के करंट अफेयर है तो 10 जून को ही शाम को डिस्कस कर लेंगे, अगले दिन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ऐसा फॉर्मेट आगे से रहे। आई होप आपको वो चीज अच्छी लगेगी। इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।